हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल बिहार.24/7 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं दीपांक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए और स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। तो जी वेलकम टू ऑल, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। सुमंत कुमार जी खुश रहिए। कैसे हैं आप सभी? और जल्दी से एक बार आप सभी लोग आ जाइए। सबाना परवीन और प्रवीण जी वेलकम। सिमरन सोनी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो वेलकम वेलकम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? एक बार आ जाइए, फिर स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से। जी जी, गुड आफ्टरनून सभी को। अनुष्का, पिंकी, शबिता, ऋषिकेश, रमन्ना, बिम्पी, वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से। इससे पहले कि हम बात करें कि हम लोग जो पिछला क्लास हम लोग देख रहे थे, तो जहाँ तक मुझे ध्यान है कि हम लोगों ने इनर्शिया को देखा था, कि जड़त्व को देखा था। याद होगा आप लोगों को, जहां पर मैंने लिखवाया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, यही बताया था मैंने, है ना? इस तरीके से मैंने इनर्शिया के बारे में बताया था। तो जी बिल्कुल, थोड़ा सा पहले से नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, हाँ, बट पहले से नॉर्मल हूँ मैं, एकदम सही है, पहले से सही है मेरा तबीयत थोड़ा सा, ठीक है? तो जी बिल्कुल आप सब लोग आ सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, है ना? तो काफ़ी दिनों के बाद आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। हाँ, इनर्शिया का टाइप हम लोगों ने देखा था जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को अच्छे तरीके से। ओके ओके, वेलकम वेलकम, सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। गुड आफ्टरनून सभी लोग को। चलिए तो आइए स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हमारा जो हेडिंग यहाँ पर पड़ेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, ठीक है? तो हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? यानी इनर्शिया, जड़त्व के नियम की बात करेंगे। जड़त्व का नियम क्या होता है? क्या बात करेंगे? जड़त्व का नियम जो होता है वो क्या होता है, हम लोग उसको समझेंगे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो जी बिल्कुल अच्छे से आप लोग आ जाइए। जड़त्व के नियम के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। कोई नहीं, ठीक हो गया हूँ, नॉर्मल हूँ, पहले से सही है। दवा काफ़ी 2 दिन से चल रहा है, तो थोड़ा सा आराम भी है पहले से। बाकी अब आप लोगों का जो एक आपका जो प्यार था, आपने जो प्यार दिखाया है मुझको, अ, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का, ठीक है? तो थैंक यू फॉर सो मच कि आप लोगों ने ये प्यार दिखाया मुझे, ठीक है? चलिए तो जी वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है? आ जाइए सभी लोग। और देखिए आपको एक यहाँ पर वो दिख रहा होगा, पिन दिख रहा होगा मेरा, है ना? तो आप लोग इस पिन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। लिंक जो आपको दिख रहा है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, और इस क्लिक करने के बाद आप सीधा हमारे उस मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। और आप मुझे चाहें तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस काफ़ी सारे मेरे सब्जेक्ट के, ठीक है? सर चलिए, तो आपकी दुआएं काम आई और मैं पहले से थोड़ा सा बहुत नॉर्मल हो गया हूँ, बहुत ठीक हो चुका हूँ, ठीक है? चलिए तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। देखिए, तो यहाँ पर बात करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, यानी हम लोग कहते हैं जड़त्व के नियम की बात करते हैं। सॉरी, लॉ ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं, सॉरी, लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है? लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, यानी गति के नियमों की बात करते हैं। क्या बात करेंगे? लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, यानी हम सब किसकी बात करेंगे? गति का नियम जो होता है वो क्या होता है, हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है? तो जी गति का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, उसको जानते हैं। तो देखिए, लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले अगर हम बात करें कि यह जो गति का नियम था, ये आपका कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1686 में, यानी 1686 में। और 1686 में इस नियम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था न्यूटन। उनका क्या नाम था? आप कॉपी पेन निकाल के शांति से एकदम आराम से आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है? तो न्यूटन के द्वारा 1686 में यहाँ पर एक नियम दिया गया, जिसे हम लोग कहेंगे क्या? लॉ ऑफ मोशन दिए, ठीक है? लॉ ऑफ मोशन, क्लियर है? अब लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उसको समझते हैं जरा सा। तो देखिए, लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूटन के पहले गति का नियम जो होता है। और न्यूटन का जो पहला गति का नियम था वो क्या था? लिखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन का जो पहला गति का नियम था,
न्यूटन का सबसे पहला गति का जो नियम था, न्यूटन के पहले गति का नियम क्या था? पहले गति का नियम इनका पहला नियम ये था कि पहला नियम, जिसे पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसे न्यूटन के पहले नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यानी इसी को हम सब क्या बोलते हैं? तो जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? जड़त्व का नियम, इसको सबसे पहले याद रखेंगे, कहा जाता है। अब क्या होता है पहला नियम? अब ध्यान से सुनिएगा। तो न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम बोल रहे हैं, क्या होता है, क्या कहता है? कहता है कि यदि कोई वस्तु अगर गति कर रहा हो या फिर विराम अवस्था में हो, क्या हो? विराम अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में, यानी कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो बिल्कुल रेस्ट में है या फिर हो सकता है वो मोशन कर रहा हो, और मोशन कर रहा हो, अचानक से वह क्या हो, अचानक से मैं कहूं वह क्या हो जाए, जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए, समझ रहे हैं? जब तक क्या हो, जब उस अवस्था में वो तब तक रहेगा जब तक हम उसको बाहरी बल नहीं देंगे या बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उसकी अवस्था में कोई बदलाव होगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर रेस्ट में हूं, मैं बिल्कुल आराम में हूं, इस समय ऐसे खड़ा हूं एकदम रेस्ट पोजीशन में, बाई चांस कोई आता है और मुझको धक्का देता है, तो जब मुझे कोई धक्का देगा, मतलब इसका मतलब वो मुझ पे फोर्स लगाएगा। भाई धक्का देने का मतलब इन द सेंस क्या हुआ? इसका मतलब उसने मुझे फोर्स लगाया, इसका मतलब उसने मुझे बल लगाया मेरे ऊपर। जब मुझे बल लगाएगा तो मैं रेस्ट से किस में आ जाऊंगा? मोशन में आ जाऊंगा। और या फिर अगर मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, मोशन कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे दौड़ रहा हूं और मोशन करने पे, गति करने पे अगर मुझे कोई रोकना चाहेगा तो वो फोर्स लगा के मुझे रोकने की कोशिश करेगा, बल लगाकर मुझे रोकने की कोशिश करेगा। तो यही था न्यूटन का पहला नियम कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, अगर वह हो सकता है कहीं विराम अवस्था में हो या गति की अवस्था में हो, तो उसे बल लगाकर ही, मतलब बाहरी, समझ रहे हैं, बाहरी बल लगाकर या फिर उसे बाहर से अप्लाइड फोर्स को अप्लाई कर कर उसे या तो रोका जा सकता है या तो उसे क्या किया जा सकता है? गति में लाया जा सकता है। यही था न्यूटन का पहला नियम। बात समझ में आया? तो लिखेंगे क्या कि यदि कोई वस्तु, लिखिए, यदि कोई वस्तु क्या होगा? यदि कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में है, गति यानी मोशन, गति या विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, विराम की या फिर विराम की अवस्था में है, गति या विराम की अवस्था में है, तो वह उसी अवस्था में तब तक रहेगी, तो वह उसी अवस्था में, मतलब यहां पर उसी स्टेट की, उसी पोजीशन की बात की जा रही है, उसी अवस्था में तब तक रहेगी, क्या रहेगी? तब तक रहेगी जब तक क्या नहीं किया जाएगा? बाहरी बल, समझ रहे हैं? जब तक बाहरी बल न लगाया जाए, जब तक बाहरी बल न लगाया जाए, जब तक बाहरी बल न लगाया जाए। बात समझ में आ रहा है? बाहरी बल न लगाया जाए। क्लियर है? ये बात तो ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ऑफ रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस मोशन, यानी न्यूटन के पहले गति के नियम के अनुसार कहा जा रहा है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर कोई वस्तु आपका गति में है, मोशन में है, ऑफ रेस्ट, देन क्या? देन इट विल कंटिन्यू, ठीक है, इन सेम स्टेट, क्या? इन सेम स्टेट, ठीक है, देन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक हम उसे बाहर न लगाएंगे, देन इन सेम स्टेट, देन अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट तो क्लियर सभी को? ये पॉइंट तो क्लियर है, ठीक है। देन इन सेम स्टेट अंटिल एक्सटर्नल फोर्सेज नॉट, देन हटा दीजिए, ठीक है।
मतलब until external force is not applied, लिखिए इस बात को, ठीक है। चलिए जल्दी से, हाँ ये लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, लिंक को आप लोग क्लिक करके ओपन करके फॉलो कर सकते हैं मुझको, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये बात समझ में आई। अब देखिए वैसे तो ये बात है 1686 का, जब ये नियम दिया गया था, और 1686 में जब ये नियम दिया गया तो अगर शताब्दी पूछ ले कि किस शताब्दी की बात है, ये तो उस समय की 17th सेंचुरी की बात है, 17 शताब्दी की बात है, जब ये आपका न्यूटन का गति का नियम दिया गया था। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए जी, एक बार सभी लोग इस बात को लिखेंगे जल्दी से, जल्दी से इस चीज को लिखिए आप सभी लोग फटाफट, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए बाई चांस कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये कोई ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रखा है, ये रेस्ट में, ये बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक, मैंने इसको बाहर से ऐसे फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगाई, तो ये फोर्स लगाते लगाते यहाँ पे पहुंच गया, मूवमेंट में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब वही चीज यहां पर कही जा रही है कि सीधी सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में हो तो हम उसको गति में ला देंगे, कोई गति में है तो उसको रोक सकते हैं, पर कैसे रोकेंगे? तो जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे, जब तक बाहरी बल नहीं लगाएंगे, तब तक वो नहीं रुकने वाला है। तो बेसिक सी बात थी ये, ठीक है। इसको लिखिए, सर नहीं हो पा रहा है जी, ठीक है, नहीं हो पा रहा है जिनका, कोई बात नहीं, जिनका हो गया कोई बात नहीं, फिर आएगा, फिर लिंक आएगा, कोई बात नहीं, जिनका हो गया कोई बात नहीं। इसको लिखिए और डन लिख के भेजिए, जिसका हो गया सभी लोग बताइए। क्लियर, डन, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जब हमें इनर्शिया पढ़ने को मिलता है ना, तो हमें एक शब्द और जानने को मिलेगा, जिसमें हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि जब हम कभी फोर्स लगाते हैं, किसी भी वस्तु पर अगर कोई फोर्स लगाते हैं, तो हमें क्या जानने को मिलता है कि केवल वो बल वस्तु या फिर मूव कर रहा होगा या स्टॉप में होगा। पर यहां पर आपको एक बात नहीं पता कि उसके अंदर उस समय एक मोमेंटम भी होता है। यानी कि हमें क्या जानना है, अब हमें लिखना पड़ेगा मोमेंटम के बारे में। क्या जानना पड़ेगा? मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम का मतलब होता है जिसे हम लोग हिंदी में संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। पहली बात कि जब हम मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम का जो सिंबल होता है, इसको किससे दर्शाया जाता है? तो इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? पी होता है। क्या होता है? पी होता है। क्या होता है? पी होता है। बात समझ में आ रहा है? पी होता है, इसको पी से दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब कि किसी वस्तु पर बल के प्रभाव को ही संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिएगा, यानी कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो उसको पता तो चलेगा ही कि मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है कि जब कभी भी आप किसी भी वस्तु पे अगर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स लगाने के समय उस ऑब्जेक्ट को यह बात पता रहती है कि आप उसको धक्का देके रोक रहे हैं या फिर उसको धक्का देके आगे बढ़ा रहे हैं। तो बेसिक सी बात है, वो जो चीज फील कर रहा होगा उस समय पे, वो जो फील कर रहा है, महसूस कर रहा है इस बात का कि हमें कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, तो वो चीज आपका मोमेंटम कहलाता है। जब किसी वस्तु पर बल के प्रभाव को क्या बोलते हैं? संवेग कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु के, लिखिए, किसी वस्तु के बल के प्रभाव को, किसी वस्तु के बल के प्रभाव को, बल के प्रभाव को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है? किसी वस्तु पर बल के प्रभाव को क्या कहते हैं? किसी वस्तु पर बल के प्रभाव को संवेग कहते हैं। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, किसी वस्तु पर बल के प्रभाव को, ठीक है, किसी वस्तु पर बल के प्रभाव को क्या कहा जाता है? संवेग कहते हैं। यानी कि द इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑफ, द इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मीडियम, इज कॉल्ड मीडियम। पॉइंट क्लियर है? इज कॉल्ड मीडियम, सॉरी इज कॉल्ड मोमेंटम, मीडियम कह रहा हूं, इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आए? अब जब बात करेंगे हम यहां पर मोमेंटम की, तो बेसिक सी बात है कि यहां पर ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जब कभी भी हम किसी वस्तु पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको वो चीज महसूस हो रही है। अब उस वस्तु का कोई ना कोई तो मास होगा ही होगा।
भाई सीधी सी बात है कि उस वस्तु का कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा ही होगा। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि P इज इक्वल टू M? भाई पहली बात, P तो आपका मोमेंटम हो गया, M क्या है? मास है, द्रव्यमान है। यानी कि अगर मैं कहूं कि जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका कार है, जैसे मैंने कहा ये कोई आपका कार है, ठीक है, इस तरीके से आपका कोई कार है। अभी ये जो कार आप देख रहे हो, इस कार में ये जो आपका होगा, इस कार का कोई ना कोई तो एक मास होगा, द्रव्यमान होगा। और ये कार अगर चल रही है और अगर कार रुकी भी हुई है, रेस्ट पोजीशन में भी है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी आप देखे होंगे अपने घरों में जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, उन गाड़ियों में जो स्पीड वाली सुई होती है प्रॉपर जीरो पे नहीं रुकी होती, कभी भी जीरो पे नहीं होती है ना? बताइए, जीरो पे होती है क्या? आप कभी भी बताइएगा कि आपके घर में जो भी गाड़ियां खड़ी होती हैं, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे पल्सर हो, चाहे पैशन प्रो हो, चाहे BMW खड़ा कर लीजिए, चाहे फॉर्च्यूनर खड़ा, उस स्पीड में जीरो पे कभी सुई रुकती ही नहीं है। वो हमेशा जीरो से थोड़ा सा ऊपर होती है ना? जीरो से थोड़ा सा ऊपर होती है। नहीं देखा, एक बार देखने की कोशिश करिएगा, जीरो से हमेशा थोड़ा सा ऊपर होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उस समय भी उसके अंदर वेलोसिटी हमेशा होती है। ये आप कभी मत कहा करें कि स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। नो सर, स्पीड कहां जीरो हो रही है? उसमें वेलोसिटी हमेशा रहती है, वेग उसका हमेशा एक्टिव रहता है, याद रखिएगा। तो वहां पर आप ये समझिए कि जब जैसे हम लोग भी हैं, तो हम लोग यहां पर क्या हैं, हम लोग ऐसे हैं, नॉर्मल है भाई, सांस तो ले रहे हैं ना, सांस तो ले रहे हैं। हमारे बॉडी का कोई तो ऐसा ऑर्गन होगा, अंग भाग, जो काम कर रहा है। तो क्या हमारे में वेलोसिटी नहीं है? है भाई, बिल्कुल वेलोसिटी है। अब जैसे हैं, अब हंस रहे हैं, खड़े होके है, अब है, ठीक है, वो हंसना ठीक है, तो बॉडी में वेलोसिटी तब भी है। इसका मतलब ये है कि वहां पर वेलोसिटी हमारा है, और वेलोसिटी अगर है तो वहां पर v है। तो जब कोई वस्तु होगा तो वहां पर उसका द्रव्यमान भी होगा और उसका एक वेलोसिटी भी होगा, और वह दोनों किस पर निर्भर कर रहा है? वो मोमेंटम पे निर्भर कर रहा है, वो आपके संवेग पे निर्भर करता है। यानी जितना ज्यादा संवेग होगा उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा और उसका वेलोसिटी इतना ही ज्यादा। बात समझ में आया? अब यहां पर m क्या है तो मैं बता दूं कि m का मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और वेलोसिटी यहां पर क्या है? v है। v क्या है? आपका वेलोसिटी है। वेलोसिटी की मतलब क्या होता है भैया? वेग होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस बेसिक सी बात है, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? ठीक, क्लियर। तो यहां पर आपको क्या पता चला कि यहां पर मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम आप बताएंगे कि मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी ही आपका क्या कहलाता है? एक संवेग कहलाता है, एक आपका मोमेंटम कहलाता है। बात समझ में आया? ठीक है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए दौड़ रहे हैं, सपोज आप दौड़ रहे हैं, आपको कोई भी अचानक से धक्का लगा, मुंह के बगल गिर गए। आप अगर दौड़ रहे हैं, अचानक से आपको कोई धक्का लगा तो आप मुंह के बगल गिर गए। अब आप मुंह के बगल गिरे हैं तो उस समय पे ज्यादा चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी कि नहीं लगेगी? क्यों लगती है भाई? लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। क्यों लगती है? क्योंकि जितना अधिक मोमेंटम होगा उतना ही अधिक क्या होगा? द्रव्यमान होगा, और उतना ही ज्यादा चोट लगेगी। बेसिक सा बात है। तो जितना अधिक मास, ये बात याद रखिएगा, जितना अधिक मास, लिखिए इस चीज को कि जितना अधिक आपका मास होगा, जितना अधिक आपका द्रव्यमान होगा, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? जितना अधिक आपका द्रव्यमान होगा, जितना अधिक आपका मास होगा, उतना ज्यादा चोट लगेगा, उतना ज्यादा चोट लगेगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उतना ज्यादा चोट लगेगा। बात समझ में? उतना ज्यादा चोट लगना, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि वहां पे मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ठीक है, पर जितना वेलोसिटी ज्यादा होगा और उतना भी ज्यादा चोट लगेगा। केवल यही नहीं, यहां पर यह भी लिख लीजिएगा कि जितना अधिक वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा भी चोट लगेगा। क्लियर है भाई? जितनी स्पीड से आप गाड़ी लेके जाओगे, लोग कहते हैं ना धीमी गाड़ी चलाइए, क्योंकि जिस स्पीड से आप गाड़ी लेके जा रहे हो, अगर उस समय पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो उस समय चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी आपकी 100 गुना तेज चल रही है, क्योंकि वेलोसिटी आपने बढ़ा लिया। अब वेलोसिटी अगर आपने बढ़ाया है तो वहां पे मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इस बात को आप समझिएगा। क्लियर है? तो जो भी आकर रोकने की कोशिश करेगा या कुछ भी करेगा, हल्का सा टच होगा तो उस समय उसका जो फोर्स लगेगा ना, उतना ज्यादा लगेगा, पता नहीं फिर हो सकता है समताप मंडल ना पहुंच जाए आप।
क्लियर? हाँ, इसलिए गाड़ी धीमी चलाइया करिए, धूम मचाले बनने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए? लिखिए इस बात को, लिखिए लिखिए। डॉक्टर ने कहा है हर 5 मिनट पे पानी पीते रहिए। अब इतनी से पानी बचा, रुकिए पानी मंगाना पड़ेगा हमें, रुकिए 1 मिनट। ऊपर वाले मंडल में नहीं, समताप मंडल में पहुंच जाएंगे। इस चीज को आप डन करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नहीं, तबीयत ठीक नहीं हुआ है, नॉर्मल है। विशाल वो बॉटल वाली पानी ले आना यार, बहुत प्यास लगी। सर मेरे से लिंक ओपन हो गया है, मैं फॉलोइंग कर ली हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, इसको डन। हाँ हाँ, आराम से लिखिए, आराम से, ठीक है। अब भाई मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। थैंक यू यार, ठीक है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। रुकिए एक बार पानी पी ले। अरे यार सच में बहुत, 1 मिनट भाई, पानी पी लेते हैं यार। हे भगवान, हे प्रभु। चलिए आगे चले, ठीक है। एसआई यूनिट लिखिए। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक इसकी राशि क्या होती है? मतलब एक क्वांटिटी इसकी अगर पूछ ली जाए तो ये कौन सी राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बताएंगे कि सर यहां पर जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप बोलेंगे कि भैया देखो, पहली बात की क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर का मतलब ये होता है कि जिसमें केवल और केवल परिमाण हो, और इसमें वेक्टर का मतलब होता है जिसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। क्या होगी? दिशा भी होगी। तो यहां पे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? अब यहां पर मास भी देखिए, यहां पर क्या है? मास भी है और वेलोसिटी भी है, ठीक है। मास भी है और वेलोसिटी भी है। तो दोनों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? तो आप ये बताएंगे कि यहां पर इसकी क्वांटिटी मान और प्लस दिशा दोनों आ रही है। इसका मतलब कि ये कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी यह सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर। ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये आपके वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। इस बात को जरूर नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ये क्वेश्चन पूछता है कि संवेग जो होता है आपका, मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी होती है? आपकी सदिश राशि में आती है। क्लियर है? जहां पर आपका मान भी, मतलब एक तरीके से एक वैल्यू, मतलब एक वैल्यू भी होगा और एक आपका डायरेक्शन भी होगा, यानी कि एक मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर? लिख लिया सभी लोगों ने? इस चीज को लिखिए, और लिखने के बाद फिर हम लोग क्या डालेंगे? फिर हम लोग डालेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। क्या समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम अब हम लोग जानेंगे क्या होता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ठीक है। लिंक आप अगर यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है तो आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहां पर लिखा होगा कम्युनिटी। आप कम्युनिटी में जाकर आप मुझे सर्च करेंगे दीपांक सर के नाम से या दीपांक उपाध्याय के नाम से, आपको मैं मिलूंगा और आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर जी? चलिए, तो पहले इसको लिखिए। एक परिमाण होगा
वेक्टर का मतलब, या फिर ऐसे लिख लीजिए, एक मान होगा, एक वैल्यू होगा और साथ में एक दिशा होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, यही होता है वेक्टर। लिख लिए सभी लोग? लिख लिए भाई? लिख लिए? लिखिए। ठीक। अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? जैसे अभी आपने देखा कि जो हमारा मोमेंटम था उसमें मास और वेलोसिटी इस तरीके का था कि मास बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा तो p भी बढ़ेगा। ठीक। न्यूटन का दूसरा गति का नियम यह कहता है कि यहां पर जो हमारे संवेग में परिवर्तन होगा, यानी हमारे मोमेंटम में जो बदलाव आएगा, जिस बल के अनुसार, सुनिएगा, जिस बल के अनुसार जो हमारे मोमेंटम में बदलाव आएगा वह इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा बल लगाओगे उतना ही ज्यादा उसके संवेग में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात बिल्कुल सही है। भैया एक बात बताइए, जितनी तेज से आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, जितना तेज से आप गाड़ी चलाएंगे, अगर उतने ही तेज से अगर सामने वाला फोर्स लगा देगा या हल्का सा भी उसने फोर्स लगा दिया, तो बेसिक सा बात है कि आपके मोमेंटम में तो बदलाव हुआ ही हुआ। आप लड़ोगे। भाई इधर से गाड़ी आ रही है स्पीड में और ये गाड़ी इधर से आ रही है, अब ये वाली स्पीड में है या ये भी स्पीड में, मानिए चाहे मत मानिए, ये धीरे धीरे ही आ रही है, पर जब लड़ेगी तो लड़ने पर क्या इसका मोमेंटम नहीं बदलेगा? क्या इसका मोमेंटम नहीं बदलेगा? इसके संवेग में परिवर्तन नहीं आएगा? ये परिवर्तन होगा। और जब परिवर्तन होगा तो जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, मतलब इसका मतलब उतना ही तेज उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है। इसीलिए जब कभी भी लोग बॉलिंग कराते हैं क्रिकेट में, तो बॉलिंग कराते समय क्या करते हैं, अगर धीरे से बॉल फेंकेंगे तो जान लगा के मारना पड़ता है, और अगर जितना तेजी से स्पीड में बॉल कराते हैं उतना ही अगर धीरे से भी टच कर दो तो बहुत दूर जाके गिरता है। कहानी सुना, क्रिकेट देखते हो ना आप लोग, अगर आपको याद होगा कि जितना धीमे बॉल कराएगा, स्पिनर वालों को क्या, जब जो स्पिन कराते हैं, जो बॉल को स्पिन कराते हैं, तो उतना बहुत जान लगा के मारना पड़ता है, क्योंकि बॉल जो स्पिन कराया गया है वो तो पहले ही धीमी गति में है, और जो स्पीड में तेज में फेंकता है बॉल को, फास्टर होता है। अब जो तेजी से बॉलिंग कर रहा है तो हाथ भी बहुत तेजी से घुमा रहा है, ऊपर से बॉल भी उतनी स्पीड में, हल्का सा भी अगर बल्ला टच कर गया तो बैट लगने पर हल्के से बाउंड्री पार हो जाती है। यही है आपका न्यूटन का दूसरा नियम, क्योंकि मोमेंटम आपने बदल दिया, वहां पे उसका मोमेंटम चेंज हो गया सर, और मोमेंटम जितना चेंज हो रहा है इसका मतलब उतना ही ज्यादा उसका फोर्स लग रहा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए मतलब कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लिखिए, लिखिएगा, 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 इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इस नियम के अनुसार बल जो होता है, क्या होता है, बल जो होता है, जो फोर्स होता है, बल संवेग में, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, मतलब आप क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, समय के अनुसार जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा उतना ही उसके बल में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। बात समझ में आया? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, इस बात को लिखिए जल्दी से। क्लियर है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, और जब कभी भी मोमेंटम में बदलाव होगा इसका मतलब उसके वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ। जब कभी भी मोमेंटम में बदलाव होगा इसका मतलब उसके वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। लिख लीजिए, फिर बात करते हैं, पहले लिख लीजिए।
सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कहीं न नजर में न, धड़कन ने कहा दिल छोड़ लिया, थोड़े दिल मुन जिस्म यही बार बार सोचता हूँ, तन्हा मैं यहाँ। ये हो गया डन। चलिए, सीधी सी बात है कि जो फोर्स होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, संवेग में परिवर्तन की। ठीक है, जो हमारा बल होता है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन के, मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो बल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, संवेग में परिवर्तन की, संवेग में परिवर्तन। और बेसिक सी बात है कि जब संवेग में परिवर्तन होगा तो इसका मतलब उसके वेलोसिटी में भी चेंज होगा। चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। और आपको बात पता है कि जब भी हमने आपको बताया होगा तो 1000 बार ये बात कहा है कि जब जब समय के अनुसार वेग में परिवर्तन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, जब जब समय के अनुसार वेग में परिवर्तन होगा, वेलोसिटी में चेंजेस होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, पढ़ाया है मैंने। जब जब वेलोसिटी में अगर बदलाव हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन बोलेंगे, टर्न बोलेंगे। देखिए, अरे उसे एक्सीलरेशन बोलेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ाया तो बताया नहीं था, उसका वेलोसिटी बदल गया तो उसको त्वरण बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे, बिल्कुल त्वरण बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हम ये नहीं कह सकते कि F इज इक्वल टू एम ए, क्या ये नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं। F इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, और ए का मतलब होता है वहां पर एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन, यानी उसका जो है त्वरण, क्या होगा, त्वरण। और F इज इक्वल टू फोर्स, क्या होगा, फोर्स, यानी आपका बल। ठीक है, क्या ये क्लियर है, लिखिए भाई, क्या ये क्लियर है तो लिखिए जल्दी से। बिल्कुल सीधी सी बात है कि F इज इक्वल टू एम में, सीधी सी बात है। बल क्या होगा, द्रव्यमान गुणनफल त्वरण के, है ना, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, तो अब आपको पता चल गया कि न्यूटन का सेकंड लॉ, ये फार्मूला कहां से निकल के आया, ये न्यूटन के सेकंड लॉ से निकल के आया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम था उसी से यह फार्मूला निकल के आया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक जी, लिखिए। लिखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है सर्च करने पर कोई बात नहीं, आराम से जुड़ जाइएगा। पहले आप इसको लिखिए, इधर ध्यान लगाइए, उस लिंक को अभी आप छोड़ दीजिए, पहले आप इधर फोकस करिए, प्लीज आप इधर फोकस करिए। और बाकी लोग, इसमें से कोई नागा अर्जुन बैच में भी है क्या, जो नागा अर्जुन बैच में, इसमें से कोई है क्या जो नागा अर्जुन बैच में है, कोई है क्या, वहां पे केमिस्ट्री चल रहा है, गजब चल रहा है, गजब, जो जुड़ा है ना उसको मजा आ गया है। मैंने पहले भी बोला था, तैयारी करने का कोई उम्र नहीं होता और ना कोई समय, तैयारी जो है समय मांगती है बस। चलिए खैर, ये हो गया, अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा। डन, हाँ इरीज जी, बिल्कुल भैया। कुछ लोग तो जो है वादा करके कहते कुछ हैं और फिर भूल जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, कहते हैं फिर भूल जाते हैं कि हमने किसी से कुछ, जैसे आपने कहा हो, जैसे आप मान लो कि आपने रात में अपने भाई से कह दिया कि कल सुबह तुम्हें जो है पक्का मैं कपड़ा लेके आऊंगा, मॉल लेकर जाऊंगा। अब सुबह जब वो बेचारा वो आस लगाए बैठा है कि अच्छा मॉल चलेंगे, तो सुबेरा भैया कहते अरे अरे ऐसा है कि यार मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ ना, मैं ऑफिस चलेंगे चलेंगे, और उसको 3-4 दिन तक टाल दिए। अब कितनी बार कोई सामने वाला कहेगा कि मना कर दीजिए, नहीं करना है तो काहे वादा कर देते हर बात को लेकर, है ना। ऐसा होता है कभी कभी, बहुत से लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं भाई। चलिए खैर, ठीक है, इधर देखिए, यहां पर अगर फोर्स की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, फोर्स की बात करें। अब एक बात बताइए, मैंने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था कि फोर्स जो होता है संवेग में जैसे ही परिवर्तन होगा, जैसे ही मोमेंटम में कोई चेंजेस होगा, वैसे ही फोर्स में चेंजेस होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है,
अच्छा, अब यहां पर जैसे ही फोर्स की बात करें तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी नहीं कर सकते। अब आधे लोगों को दिमाग में चक्कर आएगा, सर ये क्या था। जब कभी भी फिजिक्स में अगर बदलाव की बात करते हैं कि अगर कोई बदल रहा होता है, ठीक है, बदल रहा होता है तो वहां पर डेल्टा का इस्तेमाल होता है। जहां पर चेंजेस होता है वहां पर डेल्टा का इस्तेमाल होता है। और यहां पर क्या चेंजेस हो रहा है, मोमेंटम, पी का मतलब मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। तो क्या हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी नहीं लिख सकते, डेल्टा टी नहीं कहेंगे, मतलब टी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, मतलब समय के अनुसार संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो अब यहां पर जब हमें ये चीज देखने को मिला, बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और एक कांस्टेंट वैल्यू लगते हैं के, और के यहां पर क्या है, के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये निकल के आया कि के इज इक्वल टू 1, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है, आया कि नहीं आया, आया। तो फिर हमें फार्मूला क्या मिला, जब के इक्वल टू 1 है तो एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भैया सीधी सी बात है कि अगर यहां पर मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन हुआ, देखिएगा ध्यान से, अगर यहां पर संवेग में परिवर्तन है तो हम यहां पर डेल्टा पी लिखेंगे, क्योंकि जब कभी भी फिजिक्स में परिवर्तन आ जाता है, चेंजेस हो जाता है, तो उस चेंजेस में हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर हम डेल्टा लिखेंगे। अब जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से यहां प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, यानी इसके जो है क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती को जब हम हटाते हैं तो इसको हटाने पर हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, यहां पर हो जाएगा के। उस कांस्टेंट वैल्यू को के से दर्शाते हैं हमेशा, ठीक है, उस कांस्टेंट वैल्यू को के से दर्शाते हैं, और हम यहां पर के की वैल्यू मानेंगे 1, ठीक है। जैसे आपने जब ग्रेविटेशनल पढ़ा था, जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, तो आपने देखा था एफ इज इक्वल टू जी आ गया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक आ गया था। ठीक वैसे ही यहां पर आपका एक वैल्यू आ जाएगा कि अब के की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप के ही लेके चलो, आप एल रख लो, एम रख लो, पर न्यूटन साहब ने वहां पर के को ही बताया था, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, क्या जब डेल्टा पी यहां पर मोमेंटम है, सुनिएगा, कब यहां पर डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ, संवेग में परिवर्तन। और जब संवेग में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब है कि यहां पर मास इनटू वेलोसिटी में भी परिवर्तन होगा, और यहां पर इसका एक निकलेगा एम भी माइनस एम यू, यानी इसका द्रव्यमान और इसका जो प्रारंभिक वेग है उसमें, और द्रव्यमान और अंतिम वेग में, और इसके अपॉन में लिखेंगे टी। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए मुझको कि क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं है। भैया एक बार बताइए, P इज इक्वल टू एम भी था ना, P इक्वल टू एम भी था ना, ठीक है। हमने कहा P में बदला हुआ डेल्टा P हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, ठीक है। अब हमने कहा जब वो चला होगा, गाड़ी लेके घर से निकला होगा, तो यहां पर वेलोसिटी तो u होगा ना, मास तो वही रहा था, तो एम यू हो गया। और जब वो जहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ या फिर जहां पर वो पहुंचना चाहता था पहुंचा, तो वहां पर उसका वेलोसिटी तो फाइनल हो गया ना, तो उसका एम भी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा ना। तो एम यू माइनस एम भी, मतलब घर से निकला तो उसका वेलोसिटी जो वेग था वो यू था, और जहां पर वो पहुंचा, जिस जगह पे उसने उसके वेग में परिवर्तन देखने को मिला, जहां पर उसका संवेग में परिवर्तन देखने को मिला, मोमेंटम में चेंजेस हुआ, वहां पर एम भी कहलाएगा। और वही एम भी माइनस एम यू, क्या मैं नहीं कह सकता कि संवेग में परिवर्तन हुआ है उसकी। यह पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो m कॉमन है। हमने क्या किया, हमने लिखा f इज इक्वल टू m कॉमन लिया और v माइनस यू अपॉन टी कर दिया, v माइनस यू अपॉन टी कर दिया कि नहीं कर दिया। अगर आपको नजर आ रहा हो तो v माइनस यू अपॉन टी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो फार्मूला क्या निकल कर आया, f इक्वल टू एम ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक, बताइए, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। अगर हमने कहा यहां पर मोमेंटम चेंजेस हुआ, संवेग में अगर परिवर्तन हुआ, तो संवेग में परिवर्तन का मतलब है कि वहां पर उसके वेग में भी परिवर्तन हुआ होगा, तो एम भी माइनस एम यू हुआ होगा। लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, लिखिए। क्लियर, इसको लिखिए जल्दी से। इसको लिखिए फटाक से।
ठीक है, लिखिए। ठीक है, पर एक बात बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर फोर्स बढ़ेगा तो समय कम होगा। एफ यहां पर इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। चलिए, इसको लिख लिया हो तो मैं आगे चलूं। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, नजर में ना धड़कन ने कहा दुख मोड़ लिया, कहीं तो कहीं दूसरों के साथ, यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, तेरे साथ साथ चल रहा है सांसों का दुनिया, जो भेजी थी दुआ जाके आसमां। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब जब आगे चलते हैं तो आगे क्या लिखेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। ठीक है सर, एफ इक्वल टू एम भी है, नीचे कहां एम भी, कहां ये एम ए है, ये ए है, दैट इज ए है, ए मतलब एक्सीलरेशन है। ठीक है, ये ए है, एफ इक्वल टू एम भी, ये एम भी है माइनस एम यू है। ये v का मतलब इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, और u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जब वो घर से निकला था तो उसकी वेग क्या थी। चलिए अब लिखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बात समझ में आ रहा है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या होता है जानते हैं। गोल एक रखिए, तैयारी एक एग्जाम की करिए, और ये सोचकर करिए कि यही फाइनल तैयारी हमारी, और उसके बाद देखिएगा तो आपके 3-4 एग्जाम अपने आप निकल जाएंगे। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला होता है पेपर निकालने का। कभी किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम पे मत टिके रहिएगा, बहुत दिक्कत होगी फिर आगे। चलिए न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। न्यूटन की गति का तीसरा नियम यह कहता है कि एक ऐसा नियम है जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मतलब इट इज कॉल्ड एज एक्शन रिएक्शन लॉ। इसी को कहा जाता है एक्शन का रिएक्शन। जितना ज्यादा एक्शन आप करेंगे उसका रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। पहली बात कैसे, तो बताते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए कि आप जितनी तेज, जितने फोर्स से, जितने बल से आप दीवार पे मारेंगे, उतने ही तेज से, उतने ही बल से आपको चोट भी तेज लगेगी। ठीक है, क्लियर। आप ये समझिए कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं, आप समझिएगा जो आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वह जो फोर्स आप लगाए हैं, जितनी ज्यादा बल लगाएंगे उतना ही बल सामने वाला भी आप पे लगाएगा। समझ रहे हैं, नहीं होता है तो कभी देखिएगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जैसे मानते हैं कि सामने दीवार है, बाई चांस आप मानिए इस बात को कि एक सामने दीवार है, ये आपका पेन है और आप बहुत गुस्से में हैं, काफी गुस्से में हैं आप, मतलब जिसको आप सामने वाला रोके ही नहीं सकता, वो गुस्सा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, और आप उस गुस्से से इस पेन को खींच कर फेंकते हैं दीवार पे। दीवार पे लड़ा, ये ऐसे लड़ा, और लड़ने के बाद उतनी ही स्पीड से हमारे कान आंख पे आके लड़ेगा, और चोट भी उतनी भयंकर लगेगी। आप देखिएगा, कब कभी भी कोई मारता है, मास्टर वास्टर, जब कोई टीचर वीचर आपको पीटा होगा स्कूल में, तो जब वो मारते होंगे तो एक
आराम से बिल्कुल। और वो जितनी तेज मारे होंगे ना, उनको उनके हाथ में भी उतना ही तेज लगा होगा सर, हाथ लाल हो जाता है मारते हुए। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी भी उतना फोर्स उनके हाथ पे लगा रहा है सर। और यही तो होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब आप बंदूक चलाते हैं तो जिस स्पीड से गोली बाहर निकलती है, उतनी ही स्पीड का झटका आपको हाथ को लगता है। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? क्लियर? बात समझ में आ रहा है? यह चीज आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा जाएगा? पहला पॉइंट कि भैया बल दोनों तरफ से लगेगा, जोड़ों में लगेगा, अकेले में नहीं कि एक ही लोग बल लगा ना, जोड़ों में। बल हमेशा जोड़े में लगता है। ठीक है? बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? तो लिखिए भाई, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि फोर्स ऑलवेज एक्ट इन पेयर। हमेशा जोड़ों में। बल हमेशा किस में लगता है भाई? जोड़ों में लगता है। मतलब हिंदी में कि बल हमेशा जोड़े में लगता है। अरे ये क्या हुआ? बल हमेशा जोड़े में लगता है। क्या होता है भाई? जोड़े में लगता है। भाई जितनी स्पीड से, जितने मतलब आप सोचिए कि जितनी स्पीड से आप किसी के सामने वाले पे फोर्स लगाएंगे, उतना ही स्पीड का धक्का आपको भी लगेगा, बल उतना ही आपको भी लगने वाला है। कोई जोर से दौड़ता हुआ अगर आ रहा है, अगर आप उतनी ही फोर्स से जाकर उसको रोकिएगा, उतना ही अगर फोर्स आपके ऊपर न लगा तो कहिएगा। इसीलिए जब धक्का धुक्की होता है तो एक आदमी दूसरे आदमी पे फोर्स लगाता है, दूसरा जितना ताकत से फोर्स लगाता है उतना वो पीछे जाता है, और फिर उतना ही फोर्स वो लगा देता है, वो पीछे चला देता है। तो बात समझने की होती है। ठीक है? क्लियर जी? दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे कि पहली बात कि ये तो ठीक है कि सर बल हमेशा जोड़े में लगता है, ये तो समझ में आता है। पर दूसरी बात कि बल जो होता है उसका दोनों का बल, जो दोनों बल है, जो दोनों फोर्स लग रहा है, उसका परिमाण एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता, उनका बराबर होता है। तो दोनों बल का परिमाण एक होगा, यानी बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे? बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन दोनों का परिमाण बराबर होता है। पर क्या होता है? परिमाण बराबर होता है। मतलब ताकत दोनों की तरफ से उतना ही बराबर में लगी रहती है, नहीं कि ताकत कम हो जाए। ताकत और बल में बहुत फर्क होता है। ठीक है? दोनों बल का परिमाण। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दोनों बल का परिमाण बराबर होगा। दोनों बल का परिमाण बराबर होगा। क्या होगा? तो बराबर होगा। ये पॉइंट भी क्लियर है? ठीक है? ठीक है सर। 5.5 mm राइफल चलाया है मैंने। अरे बिहार में तो मैं क्या ही बताऊं, मैं तो देख के दंग रह गया। मैं गया था एक बार भैया, मैं देखा कंबल ऐसे ओढ़े हुए, जब खोले कंबल तो पूरा कट्टा बारूद चिटपुटिया बम सब लेके घूमे थे। हम हाथ जोड़ लिए। हम क्या सर, हम इन सबसे बड़ा नाता रिश्ता दूर बताए रहते हैं, हमें ये सब नहीं अच्छा लगता है। हाँ अरे बाप रे बाप, पूछिए मतलब बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, आजकल के युवा 21-22 साल के, उनको तो आप समझिए कि अगर आपने, क्या ही बोले, हम कुछ नहीं कह सकते भैया। भैया वो अपने आप में एक शाहरुख खान है, डॉन बने घूम रहे हैं कि मुझे पहचानो मैं हूं कौन, 11 मूर्खों की पुलिस हमें ढूंढ रही है। सर हमारे घर में 2 गन हैं, देखिए यहीं आधा गुंडा बैठे हैं, छोटा छोटा। सर मैंने आर्मी अटैचमेंट कैंप में चलाया था। अच्छा आप आर्मी हैं आप, मतलब पापा आर्मी में होंगे? अच्छा देखिए आधा गुंडा तो हमें यही दिख रहे हैं। देखिए असम राइफल हम भी चलाए हैं सर, एनसीसी में। अच्छा एनसीसी कैंप में आप चलाए हैं? नहीं, हम सबको नहीं कह रहे हैं, मतलब एक बिहार में काफी ये खबर सुनने को मिलता है। राम राम माही शर्मा जी, आपका स्वागत है सर। मेरे भी पापा हैं। सोहेल जी कह रहे सर मैं गन सप्लाई करता हूँ। ए भैया ये कहाँ है पढ़ाई लिखाई कर। अब भैया स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे, आईडी वाईडी खोज खाज के तुम्हें धर लिया जाएगा, समझ गए? ज्यादा नहीं।
बस हो गया, हंसी मजाक काफी है कि अब सीधा जो है आतंकवाद घोषित कर दोगे अपने आप को कि मैं हूं। चलिए ठीक है। हाँ सर, डीएलएड में कैसे ज्वाइन किए? डीएलएड में आपको नागा अर्जुन बैच मिलेगा, वहां पर आप जाएंगे ज्वाइन करने, वाई 838 आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा, जाके आप जुड़ सकते हैं जो स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहता है। ठीक है। हाँ तो यहाँ तो हमसे मतलब एकदम, यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। हरे इंसान रहते हैं बिल्कुल भैया, नहीं मतलब बिहार का थोड़ा मामला, हम वीडियो भी देखते हैं तो एक न एक बिहार का मामला निकल आता। उधर चाची ईटा फेंक के मार रही है फूफा को, फूफा और चाचा इधर बंटवारा पे तुले हुए हैं कि नहीं हमारा जमीन, हमारा दीवार तोड़वाओ, हमें अलग ही रहना है। ये किस्सा मैं पहले ही देखा हुआ हूँ बिहार, एक आध वीडियो फेसबुक में आ ही जाता है मेरे, हैं समझ रहे हैं। और अब बात ऐसे चाची वहां लड़ रही हैं फूफा से, और अचानक से पता चला कि बीच में वो लड़कवा जो नहीं रहता है 20-22 साल का, और वो पता नहीं कहां से गन गनागर लेके चला आया जो है पूरा। अब वो लेके खड़ा हो गया कि फूफा आज बोलबे न, बोलबे। फूफा कहते भैया आज बहुत गजब गजब, मैं हंसती में पागल हो जाता हूँ हंस हंस के। ऐसे ऐसे हम बोलते तो मार दे वो वाले लेवल। यार भैया गजब, मतलब बहुत बढ़िया है वो भाई साहब। अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आना भी चाहिए, बढ़िया है। सही है, उसको पुलिस वुलिस में भर्ती कर लेगा तो सही रहेगा, पुलिस भर्ती ज्वाइन हो जाए, मिलिट्री वलिट्री में जाए, देश की सेवा रक्षा करे, ताकि और सही रहेगा। आतंकवाद को दूर से ही 5 किलोमीटर दूर से छल्ला उड़ा देगा पूरा, उसका टोपी वोपी उड़ जाएगा, बढ़िया ही रहेगा ना ये तो। आर्मी आर्मी ज्वाइन करना चाहिए उनको तो, ऐसे लोगों को। चलिए खैर, हम रहते अगर सीएम ही हम, तो हम कहते कितने लोगों को बंदूक चलाने आता है और सबको भर्ती ले लेते और सीधा बॉर्डर पे खड़ा कर देते, कहते कि भैया जिधर देखे कहीं आतंकवाद छोड़िएगा मत, देखिए फिर 10 कदम आगे भारत हमारा पहुंच जाता। चलिए आगे लिखिए, ये हो गया ना, ठीक है। अच्छा, और एक बात और, जैसे बल आपने देखा कि दोनों में परिमाण तो बराबर है, पर दोनों बल का जो दिशा होता वो विपरीत होता। अगर जैसे अब भाई जो जैसे बुलेट आपने चलाया, बंदूक चलाया, तो बंदूक चलाया तो गोली तो आगे जा रही है ना, तो जब गोली आगे जा रही है तो झटका किधर लगना चाहिए था? आगे लगना चाहिए था, पर लगता किधर है? पीछे को लगता है, लगता है ना। अब जैसे आप सामने वाले को जितना फोर्स से आप धक्का देते हो या फेंकते हो, तो जिस भाई आपने जितनी स्पीड में फेंका है वो उतनी स्पीड में वापस चला आता, मतलब अपोजिट दिशा में आता। फेंके आप उधर हो, लड़के चलाया इधर, तो यार दोनों बल की दिशा कैसे होगी? विपरीत होगी। तो लिखिए दोनों बल की दिशा, दोनों बल की दिशा विपरीत होगी। क्या होगी? विपरीत होगी। क्या होगी भाई? तो विपरीत होगी। यानी कि आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर अपोजिट। आप लोगों को एहसास हो रहा है कि आप लोगों का टाइमिंग हो चुका है। डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस आर अपोजिट। क्या आप लोगों को ये बात ध्यान हो गया कि आपके क्लास का समय खत्म हो चुका है, फिर भी समय का पता नहीं चला? ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट लिखिएगा कि बोथ फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर। ठीक है, बोथ फोर्सेस आर ऑफ सेम नेचर। दोनों एक ही प्रकृति के होते हैं, नेचर उनका दोनों का सेम होता है। ठीक है, मतलब दोनों बल की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? समान होगी। दोनों बल की प्रकृति क्या होगी? दोनों बल की प्रकृति क्या होगी? समान होगी। दोनों बल की प्रकृति समान होगी। क्लियर? ठीक है। देखिए सर, अच्छा लग रहा है क्लास करने में, टाइम का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, समझ रहे ना? प्रकृति दोनों की समान है भैया। अगर ए वाला जैसे ये बी है, ये इस पे फोर्स लगाया है, तो इसका भी फर्ज है कि ये फोर्स इधर लगेगा। नेचर दोनों का काम वही है। दोनों में कोई ये नहीं कि इस पे ये इन्होंने फोर्स लगाया तो ये जो है इनका स्वागत करेंगे, ठंडा मूल जो है ठंडा कोला और लड्डू माला लेके आएंगे, नहीं, ये भी फोर्स ही लगाएंगे। इस न्यूटन का नियम यही कहना है कि आप जो करोगे उसका परिणाम सामने आएगा, इसीलिए इसको एक्शन और रिएक्शन कहा जा रहा है। समझ रहे बात को? ठीक है, ये एक ही प्रकार का बल होता है दोनों की तरफ से। ठीक है, टाइम आज ज्यादा हो गया भाई, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मन कर रहा और पढ़ूं।
सर अड्डा के सभी टीचर लोग घूमने जा रहे हैं। नहीं सर, हम घूमने उमने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हम अपने काम को पहले प्रायोरिटी देते हैं। जो हमारा कर्म है आपको पढ़ाना, कर्म के बाद हमारा धर्म होता है। धर्म जो हमारा कहेगा वही हम करेंगे। हमारा धर्म ये कहता है कि अभी आपका एक सिलेक्शन दिलवाना हमारा कर्म है, दैट इज़ द माई प्रायोरिटी। मैं अगर 3 महीने से 4 महीने से घर नहीं गया हूँ, मुझे भी याद आती है, मुझे भी मम्मी का खाना, मम्मी के हाथ का खाना मुझे भी याद आता है। नहीं खा पा रहा हूँ, बाहर का खा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है, हमें भी याद आता है, पर मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरा कर्म अभी कुछ और है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए इसको लिखिए। तो क्या करें, अभी एक पॉइंट और लिख लें या रहने दें, बताइए। अब इसके बाद एक फ्रिक्शनल फोर्स बचा है, बताइए। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर एक और लिख लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे। लिख, पहले इसको लिख तो लीजिए। हाँ बिल्कुल कर सकती हैं रूबी जी आप, बिल्कुल। साइना, सबाना, नजीस, डन। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए, हेडिंग डालिए फ्रिक्शन फोर्स। आगे क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। आगे क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल। क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है घर्षण बल, क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? तो आप बताएंगे कि फ्रिक्शन फोर्स का मतलब सीधा सा है कि घर्षण एक ऐसा बल है जब किसी वस्तु की गति के घर्षण विरोध करता है। जब दो वस्तुएं आपस में क्या हों, भाई आप अगर पैर को बहुत तेजी से रगड़ के चलना चाहते हैं, समझ रहे हैं, जब आप कहीं अगर आप चल रहे हैं रोड पे, अचानक से आप देखते हो कभी कभी आपका पैर अचानक से फिसल जाता है, जबकि सब कुछ सही रहता है, आप नॉर्मल चल रहे हो, पर पैर अचानक से फिसल जाता है, क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हो। आपको फोर्स वहां लगा रहा है, जमीन आपको फोर्स लगा रहा है कि आप आराम से आगे बढ़िए, पर आप जानबूझ के ऐसे करके रगड़ के एकदम जो है माइकल जैक्सन बनेंगे, गिर जाते हैं, फिसल जाता है पैर अचानक से, है होता है कि नहीं होता है? तो ये सब क्या है? यही सब तो घर्षण है। जिस रोड पे बाइक की स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होनी चाहिए, आप उस रोड पे अगर 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड पे चलाओगे गाड़ी, तो वहां पे सीधी बात है कि आप फोर्स का विरुद्ध काम कर रहे हो। बल क्या होना चाहिए, आप बल कितना लगा रहे हो? हाईवे पे गाड़ी लोग कहते हैं ज्यादा तेज चलाओ, ठीक है मानते हैं, एक नॉर्मल स्पीड पे, कभी तेज चलानी नहीं चाहिए, नॉर्मल स्पीड पे। अब गलियारों में तुम जो है पूरा का पूरा ऋतिक रोशन का सेकंड राइट हैंड बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां तो बात गड़बड़ बनेगी, सीधी सी बात। तो वहां पर जो घर्षण होता है, वहां पे जो बल लगता है, वही घर्षण बल होता है। तो क्या लिखेंगे? लिखिए कि यह एक ऐसा बल है, यह एक ऐसा बल है, यह एक ऐसा बल है, यानी कि एक ऐसा फोर्स है जो किसी वस्तु की गति का, जो किसी वस्तु यानी किसी ऑब्जेक्ट की गति का, जो भी आप गति कर रहे होते हो, जो भी आप मोशन में रहते हो, क्या करता है? उसका विरोध करता है। गति का क्या करता है? संपूर्ण विरोध करता है, पूर्ण विरोध करता है। क्या करता है भैया? पूर्ण विरोध, यानी उसका अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध करता है। ठीक है, क्या करता है? विरोध करता है। जब दो वस्तुएं, विरोध करता है जब दो वस्तुएं आपस में क्या होती हैं? जब दो वस्तुएं आपस में, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती हैं। क्या होती हैं? संपर्क में होती हैं। क्या होती हैं भैया? संपर्क में होती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मतलब कि फ्रिक्शन इज द फोर्स, मतलब कि फ्रिक्शन इज द फोर्स, फ्रिक्शन इज द फोर्स मतलब एक फोर्स है, द अपोजेस
द अपोजेस इन मोशन, मतलब उस गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। दैट अपोजेस द मोशन, दैट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट when the surface of when the surface of one object, जिसमें एक जो है कांटेक्ट में रहता है, सर मतलब जो वस्तु है उसका एक जो है वो सतह से जुड़ा होगा। वन ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट कांटेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट, इट कांटेक्ट विथ अदर, इट कांटेक्ट विथ अदर, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट इट इन कांटेक्ट विथ अदर या ऑब्जेक्ट इट इन कांटेक्ट विथ अदर। कोई बात नहीं, आप लाइव नहीं देख पाती तो कोई बात नहीं, बट एक बात आप ध्यान से रखिएगा कि जो भी क्लास आप शाम को देखते हैं, शाम को आपके बिहार एसएससी की जो क्लास होती है, स्पेशली यहाँ पर बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। 2-2 बार क्यों लिखे हैं सर, ये आपका इंग्लिश है, ये आपका हिंदी, ठीक है सर। 2 बात आप एक ही वर्ड लिख दिए। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट opposes motion of object when the surface of one object is in contact with other। एक ऐसा बल जब किसी वस्तु गति का पूर्ण विरोध करता है जब दो वस्तुएं सॉरी, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, क्लियर। इसको लिख लीजिए सभी लोग, पीडीएफ हम आपका सेव कर देते हैं। 686, ठीक है, लिख लीजिए। समझ में आई बात, समझ में आई बात। शाम को क्लास होती है, शाम 6 बजे। बिना कहे आप जितने लोगों को ला सकते हैं लाया करिए, और आप भी वहां पर आया करिए, और शांति से उस क्वेश्चंस को लगाया करिए। जो क्वेश्चंस आप देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ साथ आप रेटिंग भी प्लीज, आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच हाल, सभी लोगों का धन्यवाद। जो लोग क्लास देख रहे हैं सभी को अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आप लोग रेटिंग जरूर दिया करें। रेटिंग 15 होता है, 5 नहीं होता, रेटिंग हर में 5 करके 15 होता है, ठीक है। तो आप रेटिंग भी दिया करिए, ठीक है जी। तो आप रेटिंग दे दिया करिए सभी लोग, ठीक है। हाँ, कल 30 मिनट की क्लास हुई थी, कल वो क्लास पहली बात कि मैं रिकॉर्डेड चलवाया था, वो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, वो उसकी क्लास, वो लाइव नहीं था पहली बात, पर आज लाइव लूंगा और कल भी लाइव लूंगा, ठीक है जी। चलिए, आपसे क्या छुपाना, ठीक है। पीडीएफ आपका अपलोड हो गया, रेटिंग आप लोग दे दीजिएगा, और मुलाकात हमारी आपकी अब शाम को 6 बजे होगी, तो सभी लोग आप लोग आएंगे, ठीक है। चलिए, और साथ साथ एक बात और बता दें कि जो लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं, कूपन कोड आपको पता है, वाइट 838। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितना हमसे हो सकता है हम उतना आप लोगों के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। मुलाकात हमारी आपकी कम से जो ही होगी शाम को होगी, ठीक है। Y838, जो भी आपके जानने वाला पहचानने वाला कोई हो जो डिलीट करना चाहता हो, तो आप लोग जो जरूर उनको बताएं और उनको ये कहें कि आप Y838 कूपन कोड लगा के इस बैच में आइए, नागार्जुन के। स्वागत रहे आप सभी का, बहुत अच्छा बैच, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।